देखिए अब हम इस पार्ट में स्टडी करने वाले हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को। देखिए जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलती है किसी चीज को, नाउ दैट वाज मैंडेटरी कि स्टेट्स अब उनके ऊपर काम करें। 29 सब्जेक्ट्स 29 सब्जेक्ट्स की बात की गई। ये 29 सब्जेक्ट जो थे वो स्टेट लिस्ट से हैंडओवर कर दिए गए किसके पास? लोकल बॉडीज को हैंडओवर कर दिए गए। अब 73rd अमेंडमेंट जो है 73rd वो रूरल लोकल बॉडीज के लिए काम करता है, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए वर्क करता है, उसके लिए एप्लीकेबल है। 74th जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। प्रोविजंस सेम है, बस ये जो है ये 11th शेड्यूल में है। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं आपके, और ये जो है ये 12th शेड्यूल के अंदर है। 29 सब्जेक्ट्स दिए गए, लेकिन एक लैक्यूना यहां पर रह गया, एक कमी रह गई कि 29 में से कितने सब्जेक्ट देने हैं ये स्टेट की मर्जी के ऊपर है। स्टेट्स डिसाइड करेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स वो हैंडओवर करती हैं। ये जो सब्जेक्ट वाली बात है यहां पर स्टार पॉइंट मार्क कीजिए और लिखिए पीके थंगन कमेटी। पीके थंगन कमेटी ने एक तरीके से 4th लिस्ट बना दी। पीके थंगन कमेटी ने सबसे पहले कहा था कि आप सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आप ले वो लोकल बॉडी के लिए स्पेसिफाई कर दे कि जी इन पे तो केवल यही कानून बनाएंगी। यही कमी रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन में कि उन्होंने इसको स्टेट की विल्स पे छोड़ दिया, जो लास्ट में आप देखेंगे कि एक गलत बात साबित हुई। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो स्ट्रक्चर था, अब हम रूरल की बात करें अगर, दोनों में प्रोविजन सेम है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है। सबसे पहले 3 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम वो किस तरह से उन्होंने कहा कि सबसे लोअर लेवल के ऊपर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कहती है जी कि काउंसिल ऑफ इलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड मेंबर्स बाय द पीपल ऑफ अ विलेज, अडल्ट्स, गांव के जितने भी अडल्ट्स हैं उन सबके पास, जिनके पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाली पॉलिसी है कि 18 प्लस जितने भी लोग हैं वो सब वोट डालेंगे और अपने अपने वार्ड से ग्राम पंचायत के लोगों को चुनेंगे। पंच और सरपंच दो अलग अलग चीजें होंगी। यहां पर कैसे इलेक्शन होगा? मान लीजिए पूरा गांव है ए, इस पूरे गांव के अंदर 5 वार्ड हैं, बी सी डी ई और एफ, ये 5 वार्ड हैं। 5 वार्ड के अंदर हर वार्ड से एक पंच चुना जाएगा जिसको वार्ड मेंबर बोला जाता है, और उस पंच के इलेक्शन में केवल उसी वार्ड के मेंबर वोट डालेंगे। अगर मान लीजिए आपके वार्ड में इलेक्शन है पंच का, तो आपके वार्ड के लोग वोट डालेंगे, आप अपने को चुनेंगे, लेकिन जो सरपंच होगा उसको पूरा गांव चुनेगा, उसके लिए सारा गांव वोटिंग करेगा, डायरेक्टली इलेक्टेड है। फर्स्ट टीयर आपने बनाया। सेकेंड लेवल के ऊपर इन्होंने कहा कि जी ब्लॉक या मंडल, या इसको बोला जाता है पंचायत समिति, ग्रुप ऑफ सम ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायत का ग्रुप ब्लॉक मंडल या समिति है। इसके मेंबर्स जो हैं वो मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। याद रखिए मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। इसके नीचे आने वाली जितनी भी ग्राम पंचायत है उन ग्राम पंचायत के सभी अडल्ट वोटर्स वोट डालेंगे और इनको चुनेंगे, लेकिन इनका जो चेयरमैन होगा वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। जो सब चुनकर के आएंगे वो मिलकर के आप अपने चेयरमैन को चुनेंगे। प्रधानमंत्री के इलेक्शन में भी तो यही होता है, आप सब अपने एमपी चुनते हैं, वो सभी एमपी लोकसभा में जाकर के अपना लीडर चुन लेते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। अब ब्लॉक के ऊपर है जी जिला परिषद। जिला परिषद में क्या है कि लोग, यही सब लोग चुनेंगे, इनको वोटर्स चुनेंगे मेंबर्स को, लेकिन जिला परिषद का जो हेड है जिला पार्षद, उसको कौन चुनेगा? उसको चुनेंगे जिला परिषद के इलेक्टेड मेंबर्स। यानी कि जो हेड हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, कहां? जिला परिषद में और ब्लॉक में। लेकिन ग्राम पंचायत के अंदर जो हेड है, द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, सरपंच, ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड। ये आपके 3 टियर सिस्टम के अंदर आया। प्लस में इन्होंने कहा कि ग्राम सभा को बहुत इंपॉर्टेंट बनाया गया कि आप सब जगह ग्राम सभा मैंडेटरी कर दी गई
कि ग्राम सभा की साल में मिनिमम 2 मीटिंग्स तो होनी चाहिए, हालांकि नहीं होती, वो बात अलग है। और प्रोविजंस देखते हैं कि क्या 3 टियर सिस्टम के साथ साथ इन्होंने कहा इलेक्शन कि जी इलेक्शन में क्या बात आप करेंगे। अब फिर से पीके थंगन कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां पर जो टेन्योर है इनका, वो टेन्योर है 5 इयर्स, 5 साल आप इसमें लगेगा। अगर 5 साल से पहले किसी रीजन से इसको हटाना पड़ा तो इलेक्शन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। 6 महीने के अंदर अंदर जिस दिन लास्ट आपने, जैसे कि लोकसभा में होता है, लोकसभा के अंदर रूल है कि लास्ट मीटिंग जो है ओल्ड लोकसभा की और न्यू लोकसभा जो बनेगी उसकी फर्स्ट मीटिंग के बीच के अंदर 6 महीने का ही गैप हो सकता है, इससे ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देने हैं। यहां पर भी उसी प्रिंसिपल को रखा गया कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपके इलेक्शन हो जाएंगे। तीसरा इन्होंने कहा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन हमारी कास्ट रिडन सोसाइटी को ध्यान में रख के देखा गया कि यार गांव के अंदर सभी लोग, यदि जो ताकतवर लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, कहीं वही डोमिनेट ना करें, लोअर कास्ट को मौका ही ना मिले, दलित्स को मौका ही ना मिले, ऐसी सिचुएशन में रिजर्वेशन दिया गया। किस किस को दिया गया? एससी, एसटी और वुमेन को। यह बात आपको याद रखनी है कि महिलाओं को स्टार पॉइंट बना करके डाले, 1/3 रिजर्वेशन जो है वो वुमेन को दिया गया है। कहां कहां दिया गया? यहां पे क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आप समझिए ये 1/3 में, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के अंदर 2 लोग आपने देखे थे, एक होता है इसका हेड, एक होता है ऑर्डिनरी मेंबर। जिला परिषद के अंदर एक होता है हेड जो कि जिला पार्षद है और ऑर्डिनरी मेंबर। ब्लॉक के अंदर चेयरमैन होता है, ऑर्डिनरी मेंबर। यहां हेड सरपंच है, ऑर्डिनरी मेंबर पंच। तो कहा 1/3 रिजर्वेशन इन ऑर्डिनरी मेंबर्स, यानी कि पंच जो है, मान लीजिए किसी जगह के ऊपर अगर 30 पंच चुने जाने हैं तो 1/3 की बात अगर करें तो 1/3 की बात करें तो 10 जो है वो महिलाएं चुनी जाएंगी। 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई है। टोटल है पूरी की पूरी जो ग्राम पंचायत होंगी टोटल, वो स्टेट इसमें देखेगा कि उसको कैसे कैसे डिवाइड कर देना है। तो पंच के अंदर 1/3 रिजर्वेशन होगा, साथ ही साथ हेड जो है यानी कि सरपंच जो है वहां पर भी 1/3 रिजर्वेशन सेपरेट होगा, यानी कि ऑर्डिनरी मेंबर के रूप में भी 1/3 और हेड्स के रूप में भी 1/3। मान लेते हैं कि अभी आपको डेटा भी समझ में आएगा कि हमारे पास 600 जिला परिषद है, 600 जिला परिषद। तो 600 जिला परिषद के अंदर 1/3 के हिसाब से 200 जो है महिलाएं जिला पार्षद हैं, और ये फैक्ट आपकी बुक में दिया गया है। ऐसे ही आपको याद रखना है कि हेड और ऑर्डिनरी मेंबर के रूप में अलग अलग 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। कहते हैं कि जी ओबीसी को भी दे सकते हो, अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस को भी आप दे सकते हो अगर स्टेट को नेसेसरी लगता है तो। रिजर्वेशन के साथ साथ इन्होंने कहा स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले लोकल बॉडीज तो बनाई, लेकिन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पे होते थे, वो करवाए ना करवाए वो लटका रहता था। कहा स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, और उसके ऊपर इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी कंट्रोल नहीं होगा। ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये आपके लोकल बॉडीज के इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन को कौन कंडक्ट करवाएगा। इलेक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था ये। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। 5th इन्होंने कहा स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या कहती है कि हर 5 साल में आपको जी ये बनानी पड़ेगी स्टेट, और ये आपके फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हुई है, जो फाइनेंशियल अलॉटमेंट है, ये भी तो देखेगी कि आपने सही से फंडिंग की भी कि नहीं की। आपने उन लोगों को तो नहीं दे दिया जिन्होंने आपको वोट दिया। जैसे आप किसी जगह से हारते आ रहे हैं तो आपने वहां देने की टाल कर दी, मरने दो उनको, फंड देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से पॉलिटिकल डिसीजन ना रहेगी। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन ये इंश्योर करती है कि उनको एडेक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिले। 6th लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो वो है ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। जो बात की गई हमारी कि 29 सब्जेक्ट्स दे दिए गए
हैंडओवर कर दिए गए लोकल बॉडी गवर्नमेंट को। ये 73rd और 74th में हमने देखा। 74th के अंदर क्या है कि वो अर्बन एरियाज के ऊपर एप्लीकेबल है, और ये वाला जो है 73rd वो रूरल एरियाज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब हम देखते हैं कि इनका इंपैक्ट क्या पड़ा। देखिए अब हम देखेंगे कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए। आज हमारे पास ग्राम पंचायत देखें तो 2,40,000 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें वुमेन 80,000, यानी कि क्या है, ग्राम पंचायत 2,40,000 है। इसका मतलब है कि 2,40,000 हेड होंगे, यानी कि सरपंच होंगे, उनमें से 80,000 सरपंच वुमेन है। 6,000 ब्लॉक में 2,000 वुमेन अध्यक्ष हैं। जिला परिषद के अंदर 600 जिला परिषद हैं, जहां 200 महिलाएं जो है वो जिला पार्षद हैं। अर्बन की बात करें तो 2000 नगर पंचायतों में 650 जो है वुमेन अध्यक्ष हैं। 1400 म्युनिसिपैलिटीज के अंदर 500 से ज्यादा जो है महिलाएं इनके ऊपर चेयरमैन है, और चेयरपर्सन है वो चेयरमैन तो कैसे हो सकती हैं। कॉरपोरेशन की बात करें तो 100 मेयर में से, यानी कि कॉरपोरेशन में हेड जो होता है वो मेयर होता है, म्युनिसिपैलिटी में चेयरमैन होता है, यहाँ अध्यक्ष कोई, तो 100 है, तो 100 में से 30 आपके पास महिलाएं हैं जो सिटी कॉरपोरेशन के अंदर मेयर हैं। तो ये हमने देखा। प्लस इनके अंदर टोटल अगर हम देखें, इन सबको अगर हम देख ले तो 32 लाख 32 लाख लोग चुने जाते हैं। सिर्फ हेड नहीं, मेंबर्स भी तो हैं। तो 32 लाख लोग चुने जाते हैं, जिनमें से 13 लाख महिलाएं हैं, और 6.6 लाख जो लोग हैं इन दोनों के मिलाकर के वो SC/ST कम्युनिटी से आते हैं। ये 16.2% के आसपास हमारे पास है, ये 8 के आसपास है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉपरली हमें डेवलपमेंट में जो है एक बाधा बनी हुई है, एक हर्डल बनी हुई है। उसमें आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि इनके पास रियल में रिसोर्सेज है ही नहीं। आपने खुद के टैक्सेस, आपके गांव के अंदर आप खुद देखें, आपकी पंचायत ने आप पे कितने टैक्सेस लगा रखे, 0। तो इनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं है इनके पास डेवलपमेंट के। नॉट एडेक्वेट ऑटोनॉमी, आपके पास कितनी अपनी ऑटोनॉमी है, आप अपने लेवल के ऊपर कितना काम करते हैं, जिसपे ये आपको कनेक्टिंग हो जाएगा। लैक ऑफ नॉलेज, कि अभी भी इन्हें स्टेट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। स्टेट जब चाहे इलेक्शन, अभी हरियाणा के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे, हरियाणा के अंदर सरपंच के इलेक्शन नहीं हुए हैं, 2016 में हुए तो 2021 में होने चाहिए थे, इलेक्शन नहीं हो रहे। तो एडेक्वेट ऑटोनॉमी है ही नहीं। जब गवर्नमेंट अपने, जैसे ही आपने लोकल बॉडी गवर्नमेंट को हटाया, इसका मतलब अब उनकी ऑटोनॉमी आपके हाथ में आ गई, उनकी पावर्स भी स्टेट के हाथ में आ गई है, जो कि गलत है। तो प्रॉपर ऑटोनॉमी उन्हें नहीं दी गई। लैक ऑफ कमिटेड मैन पावर, ये जो बात है ये बहुत पहले भी आपके सामने आई थी। जो रॉयल कमीशन 1907 में आई, उसने जो कमियां देखी उसमें थी लैक ऑफ कमिटेड मैन पावर। ऐसे लोग ही नहीं है जो गांव के विकास के लिए काम करें। बहुत बार देखने को मिलता है कि सरपंच बनते हैं, करोड़ों रुपए के घोटाले करते हैं, अपना घर चमकाते हैं। यही एक रियलिटी है। यहां मुझे एक बात याद आ गई कि जो एंशियंट टाइम्स में एक वर्ड, एक चीज होती थी, फिलोसफर किंग। एंशियंट ग्रीस के अंदर फिलोसफर किंग होता था। फिलोसफर किंग 50 साल की उम्र तक पढ़ाई करता था, एग्जामिनेशंस पास करता था, इसकी कोई फैमिली नहीं होती थी, और फिर ये किंग बनता था। ये लोगों के लिए काम करता था। आज सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को पता ही नहीं है, उनके अधिकारों का ही नहीं पता इन सरपंचों को, इन अध्यक्षों को। आप देखें आपकी बुक में जो शुरुआत में जो वो था कि वो लैंड की अलॉटमेंट नहीं हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि अरे क्या बात कर रहे हो, सरपंच नहीं होने दे रही, उसे सिग्नेचर कर दिए कि डीएम की पावर है, कर दिया। वो हाई कोर्ट चली गई कि सर ये देखिए, हाई कोर्ट सेड कि आपने कैसे कर दिया भाई, ये तो लोकल बॉडी गवर्नमेंट की इंसल्ट है। तो आपको आपकी पूरी नॉलेज ही नहीं पता, आप सब क्या कर सर, ये काम आपको आपके अधिकारों का नहीं पता, आपको अपनी पावर्स का नहीं पता। ऐसे लोगों को जब आप सरपंच बना देंगे, ऐसे लोगों को जब आप जिला परिषद बना देंगे, तो फिर आपका विकास नहीं होगा। फिर केवल एक ही चीज होगी जिसको बोला जाता है सत्यानाश, सब बर्बाद हो जाएगा। तो आपको पढ़े लिखे लोगों को चुनना है। आपको या तो ऐसे लोग चुने फिलोसफर कि कुछ नहीं है जी, बहुत शानदार आदमी है, ना शादी किया ना कुछ और किया, समाज सेवा में लगा हुआ है, उठाओ और ले जाओ यहां पर। लेकिन अगर आप किसी ऐसे लालची आदमी को बना देंगे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर
आपका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हालांकि रिसोर्सेज वाली बात अर्बन एरियाज में कुछ हद तक ठीक है, वहां म्युनिसिपैलिटीज टैक्सेस लगा देती हैं, लेकिन गांव के अंदर ये नहीं हुआ है। तो इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ही छोटा चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और इस चैप्टर को आप रेडी करें अपने पेपर के लिए। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।